हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, जिसमें होशरुबा इजाफा करके आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है नून लीग की हुकूमत ने जाते जाते। आखिर ऐसी वजह क्या बनी कि इंतखाबी साल में, जबकि सेनेट के इंतखाबात सिर्फ एक दिन की दूरी पे हैं और आम इंतखाबात सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 माह की दूरी पे हैं, तो ऐसी क्या वजह बनी कि हुकूमत ने इतना होशरुबा इजाफा कर दिया? और पेट्रोल कीमतों में इजाफे से सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे मुल्क में महंगाई का एक नया सीजन, एक नया दौर शुरू हो जाता है। तमाम चीजें महंगी हो जाती हैं, मईशत पे इसके शदीद असरात पड़ते हैं। और हम भी देखा कम अज कम पिछले साल तक, जब तक खास तौर पे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, कि जब भी उन्हें बतौर वज़ीर आज़म पेश की जाती थी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की, तो वो उससे मुस्तरद कर देते थे या उस इजाफे को डिक्लाइन कर देते थे, उसे कम कर दिया करते थे। लेकिन अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, तो यकमुश्त 6 रुपए फी लीटर तमाम मसनूआत में किया गया है। पेट्रोल तकरीबन 4 रुपए का इजाफा हो गया है, जिससे 88 रुपए तक ये चला गया है। अक्टूबर 2014 से लेके अब ये पेट्रोलियम मसनूआत की सबसे महंगी कीमत है। मईशत पर इसके असरात क्या हो सकते हैं? और नून लीग की अपना आखिरी बजट पेश करना है, पहली दफा 5वां बजट पेश करना है। मुल्क की मईशत पे इसके कितने संगीन असरात होंगे? लीग के वोट बैंक पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अवाम शदीद गुस्से में है, शदीद नाराज है। वो समझती है कि महंगाई का एक नया तूफान, और ऐसे वक्त में कि जब गर्मियों में रमजान भी आ जाएगा, उसके बाद ईद भी आएगी, तो ये एक नया तूफान महंगाई का अवाम समझते हैं कि उन पर डाल दिया गया है। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना राना अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि अवाम इस बारे में क्या कहते हैं। गवर्नमेंट की लूटमार, पेट ही नहीं भरते इनके, गरीबों के पुश्ताने हाल ही नहीं है कोई। अरे हर चीज के अंदर फर्क पड़ रहा है, घरेलू अखराजात में भी फर्क पड़ रहा है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हमारी इनकम वही है। पहले जो होता था मेरा 150 रुपए का खर्च होता था, अब खर्च होता है तकरीबन 250 रुपए। अभी 100 रुपए का चलवा है, पहले 50 रुपए का चलता था, बहुत होता था। ये समझ नहीं आ जाए बजट क्या चीज है। फिर बजट को खत्म कर दो, इनको बोलो कि जून में जो बजट आता है वो खत्म कर दो। ये हर महीने का बजट है। 88 रुपये हो गया, अब कौन पूरा करेगा? हमारा बजट बिल्कुल आउट हो जाता है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना जनाब राना अफजल खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये 3 साल में अब महंगी कीमत, सबसे ज्यादा इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत में, एंड दैट्स नॉट जस्ट अबाउट द पेट्रोल प्राइसेस, ये पूरी मईशत को डिस्टर्ब करता है। महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है, ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा हो जाता है। लाहौर में आपकी ही गवर्नमेंट, आपकी ही पार्टी की गवर्नमेंट मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन चलाना चाह रही है, और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स किराए में इतना इजाफा कर दें, तो सर ये डिस्प्ले कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, जबकि आप इलेक्शन ईयर में जाने वाले हैं? देखिए, जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उनके अंदर सब्सिडी का पहलू नहीं है। और आप जानती हैं कि जैसे आपने कहा कि जो इदारे इसकी प्राइस कैलकुलेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, वो समरी भेजते हैं कि अब जो पेट्रोल की इनपुट प्राइस है बढ़ गई है, और वो सजेस्ट करते हैं कि इतना पैसा बढ़ा दिया जाए। अब हम बजट के अपने साल के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, और जो हमारी डेवलपमेंट नीड्स हैं, जो सूबों के साथ कमिट रिकवरीज की, वो अगर हम ये कीमत मार्केट में जब बढ़ेगी और हम ना बढ़ाएं, तो इसका मतलब है हमें अपने मौजूदा बजट से उसको सब्सिडी देनी पड़ेगी। हुकूमत बिजली पे पहले ही सब्सिडी दे रही है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 150 अरब रुपए का है, हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए पैकेज दिया हुआ है, ज़राअत को बढ़ाने के लिए पैकेज दिया हुआ है। तो अब जो प्राइस इंक्रीज होती है, तो अब खास तौर पे जब आपका साल कंप्लीट होने के करीब जा रहा होता है, आपके पास वो गुंजाइश नहीं होती कि आप वो पैसे किसी और जगह से शिफ्ट करके यहाँ पे सब्सिडी दे दें। तो ये एक हकीकत है। जैसे ही ये मार्केट के अंदर कमी आएगी है कि अगले 15-20 दिन के बाद कमी आ जाएगी, और अगर वो कमी आ जाती है तो हम उस प्राइस को कम कर देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा
कि देखें, हमने बजट के अंदर सारी पार्टीज ने मिलकर जो पिछला बजट बनाया था उसमें 6% का टारगेट रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक पाकिस्तान में ये इस मौजूदा पेट्रोल परसेंट के दरमियान में इन्फ्लेशन जो है वो, महंगाई जो है वो कंट्रोल्ड है। और उस तीसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी आज भी हमने पूरे खित्ते में, हिंदुस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इन तमाम ममालिक से जो कि तेल के इम्पोर्टर हैं, उनसे हमने कीमतें कम रखी हुई हैं। हिंदुस्तान में तो आज से काफी अर्सा पहले 90 रुपए किलो था, 90 रुपए लीटर था। तो अब वहां पे भी जो पिछले 20-25 दिन में कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन आज कुछ कीमत में गिरावट की बात हो रही है। तो जैसे कीमत गिरेगी हम भी कीमत गिरा देंगे। और आप जानती हैं कि ये हमारा हर महीने रिव्यू होता है, और जब तो उस रिव्यू में हम इंशाल्लाह कम कर देंगे जब आपने बहुत तफसील से इसका जवाब दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन कुछ माहिरीन का यह भी कहना है कि गवर्नमेंट के अपने इखराजात का जो बजट टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाता, तो इस वजह से आपने अगले बजट से पहले इतना क्लोज टू दैट मंथ जो कि आप लोग मई में लाना चाह रहे हैं, ये एकदम से अवाम पर इतना महंगाई का बोझ डाल दिया है ताकि जो डेफिसिट बजट में चल रहा है उसको इक्वलाइज किया जा सके। तो इसका इंपैक्ट आपके बजट पे क्या पड़ेगा, अपकमिंग बजट पे, और आपके इलेक्शंस पर आप नहीं समझते कि इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है? हमने सुनवाया भी कि लोग क्या कह रहे हैं इस हवाले से। देखिए, डेफिसिट बजट वो हमारे पास डॉलर्स, फॉरेन एक्सचेंज, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं और उसको पे करने के लिए रुपए तो मौजूद हैं, डॉलर नहीं है, इसलिए वो वाला इशू नहीं है। ये इशू है कि अगर सब्सिडाइज करना पड़ता है तो वो पैसा हम कहाँ से लेके आए। तो ये एक इशू है। जैसे ही तेल की कीमत बढ़ती है इंटरनेशनल मार्केट में, आपने देखा जो यही वजह है कि ये हुकूमत फैसला नहीं करती। हमने इंडिपेंडेंट इदारे बनाए हुए हैं, ओगरा है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो एक फॉर्मूला काम करते हैं और उस फॉर्मूले के मुताबिक जो है वो आप उसकी कीमत में अप एंड डाउन आता है। तो ये हुकूमत का काम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इदारे जब देखते हैं, हुकूमत का आपको सब्सिडी देनी पड़ती है। अब हम लोगों से टैक्स इकट्ठा करें, गाड़ी चलाने वालों को पेमेंट देके, उस टैक्स के पैसे देके उसको सस्ता कर दें, तो इसके भी इकोनॉमी के ऊपर बड़े ही मनफी असरात होते हैं कि आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स, हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, फिर आप पहुंचती है, वहां पे कमी का सामना करना पड़ता है। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी ये वापस आ जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना अफजल साहब सर तफसील से बात करने के लिए। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना तफसील से बता रहे थे कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने के पीछे गवर्नमेंट की हिकमत क्या है। एग्री कर रहे थे, मान रहे थे कि बजट की डेफिसिट इक्वलाइज करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए इंतहाई कदम उठाना पड़ा है, लेकिन साथ ही यकीन दिलाने की कोशिश भी कर रहे थे कि उम्मीद है कि जल्दी ये प्राइसेस नीचे भी आ जाएंगी, उम्मीद है कि आवाम को इसका रिलीफ भी दिया जाएगा। और अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से, खासतौर पर सेनेट इलेक्शंस जो कि सिर्फ एक दिन की दूरी के बाद होने वाले हैं, लेकिन बड़े सेनेट इंतखाबात से पहले आज एक छोटा सेनेट का इलेक्शन हुआ जो कि हमें पंजाब, वहां पर नून लीग ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आजाद हैसियत में खड़ा हुआ डॉक्टर असद अशरफ साहब, लेकिन वाज़े मेजॉरिटी के साथ 298 वोट डॉक्टर असद अशरफ ने हासिल किए, जबकि उनके मुकाबले में डॉक्टर सरका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 38 वोट उन्होंने हासिल किए। पीटीआई के 30 वोट हैं, पंजाब असेंबली में 8 वोट मिले पीटीआई को, वो पीएमएलक्यू और कुछ आजाद के मिला के मिले, जबकि पीपल्स पार्टी ने सेनेट की इस पोलिंग में पंजाब में हिस्सा नहीं लिया। क्या यह समझा जाए कि सिर्फ पहले सेनेट के आधे सेनेट के इंतखाबात से पहले जो एक सीट के रिजल्ट्स आए हैं, ये पेश गोई कर रहे हैं कि 3 मार्च को किस किस्म के रिजल्ट्स सामने आने वाले हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज एक बहुत बड़ा मुतालबा किया है, उनका कहना है के साथ बराह रास्त होने चाहिए और अगर पीटीआई इलेक्शन जीत के मरकज में हुकूमत बनाने के काबिल हुई तो उसके बाद सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त करवा दिए जाएंगे। इन्हीं मामलात पे और आइंदा के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या होने जा रही हैं हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर, बहुत काबिल एहतराम हैं जनाब नैयर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरे साथ होंगे जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपको भी। अस्सलाम वालेकुम जी।
और मेरे साथ होंगे जनाब नईम उल हक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम मरकज। जी वालेकुम अस्सलाम। नईम बुखारी साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगी क्योंकि सरदारी साहब बार बार कह रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात में भी वो अपनी अक्सरियत साबित करेंगे, जनरल इलेक्शंस भी वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। तो जो आज एक पंजाब में सिर्फ एक सीट पे इलेक्शन हुआ है, क्या ये इसको प्रेडिक्शन है कि 3 मार्च को किस किस्म का रिजल्ट आएगा सामने? शुक्रिया। आज जो इलेक्शन था सेनेट का, वो जो सीट वेकेंट हुई थी निहाल हाशमी साहब के डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, आप जो देखें जब सेनेट के आफ्टर 3 इयर्स इलेक्शन होते हैं तो प्रोपोर्शन होती है, और जब कोई सीट वेकेंट हो जाए तो होल हाउस जो है उस पर्टिकुलर सीट पे वोट करता है। अभी भी आप देखें कि इनके आप बता रही हैं 298 वोट्स इन्होंने लिए, वेराज की जो MLN की नजर आती है जो अपरेंटली है कुछ अराउंड 310 की है। और अब जब जो जनरल सीट्स का इलेक्शन होगा उसकी रिक्वायरमेंट्स और हैं, जो टेक्नोक्रेट की सीट और उलमा की सीट है उसकी रिक्वायरमेंट और है, और जो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो उसमें प्रोपोर्शनली डिवीजन आती है। जो जनरल सीट्स हैं वो 7 जनरल सीट्स हैं, और उसमें एक बात ये आप जहन में रखें कि एक जो अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाकी किसी भी लेजिस्लेशन के हवाले से किसी मेंबर पे, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर पे कोई कदगन नहीं है कि वो अपनी मर्जी से वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता। कानूनी तौर पे, मॉरली और बात है, कानूनी तौर पे कोई कदगन नहीं है, क्योंकि अगर कदगन है तो आर्टिकल 63A में है, इन सिचुएशंस में पार्टी हेड किसी अपने मेंबर को, जो पार्टी का मेंबर प्रोविंशियल असेंबली का है, सेनेट का है या नेशनल असेंबली का है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन सीक कर सकता है इलेक्शन कमीशन से। वो 3 सूरत हाल है कि इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पे, फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और मनी बिल, और एक प्रोविजन है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। Apart from that, members जो हैं they are at liberty to exercise their vote, right of vote, legislation पे। अगर कोई कानून नॉर्मल लेजिस्लेशन है, कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाना है एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कहीं भी वोट दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी। तो नैयर साहब, इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी को अभी भी उम्मीद है कि 3 मार्च को वो बाजी पलट सकती, स्पेशली कमिंग फ्रॉम बलोचिस्तान। देखते इसमें सूरत हाल ये देखें कि जो ये प्रोविंस ऑफ पंजाब है इसमें 368 सीट्स हैं प्रोविंशियल असेंबली की। आप इसको ध्यान में रख लें, आप ये का इलेक्शन देख लें, आप ये देख लें, और फिर एक और बात भी देखें कि नेशनल असेंबली के लिए एक बड़ी जरूरी बात है जो आर्टिकल 51 को आप देखें कि जो रिजर्व सीट्स की जो स्ट्रेंथ असेंबली में किसी पॉलिटिकल पार्टी को काउंट की जाती है, वो स्ट्रेंथ इंक्लूड करती है कि अगर विद इन 3 डेज ऑफ ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स रिटर्न कैंडिडेट्स का, दे विद इन 3 डेज दे हैव टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन सेनेट के हवाले से सेनेट इस मामले में साइलेंट है, और मैं समझता हूं कि सेनेट का कोई मेंबर जो इंडिपेंडेंटली जीत के आता है वो किसी टाइम भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है। That's very interesting सर। यहीं से पॉइंट ऑफ डिबेट स्टार्ट होता है जो इमरान साहब ने आज कहा है कि फिर सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त होने चाहिए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आप समझते हैं कि जो सिचुएशन नैयर बुखारी साहब दिखा रहे हैं और जो इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है, खासतौर पर जो पैसे का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो उनको भी ऑफर हुई सेनेट के इलेक्शन के हवाले से पैसों, आप समझते हैं कि सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त होने चाहिए? मैं समझता हूँ जी कुछ ना कुछ सूरत आनी चाहिए, या बराह रास्त होने चाहिए या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन असेंबली में होनी चाहिए मेंबरान की, जितने जिस पार्टी के मेंबरान हों उस बुनियाद पे। क्योंकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है और जो पैसे का इस्तेमाल है, मैं समझता हूँ इससे तज़हीक होती है इदारे की और आइन और कानून बनाने वाली लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो इसको कोई ना कोई तब्दीली हमें लानी पड़ेगी। मैं अगर पहले हम ले आते इस इलेक्शन से तो बहुत अच्छा होता, हमने मेरे ख्याल में कोई मुसवदा भी तैयार था, लेकिन अगर नहीं भी हुआ ऐसा,
इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और ऐसे लोग, देखिए आप खुद सोचिए कि अगर किसी का कोई मेंबर ही नहीं है प्रोविंशियल असेंबली में, या एक या दो मेंबर हैं, तो ये सवाल बड़ी वाज़ेह शक्ल में सामने आता है कि फिर ये सीट्स कहाँ से आ रही हैं। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये बड़ा अजीब सा दौर है। बदतरीन जो अदवार थे आमिरों के, उसमें ये नॉन पार्टी बेस्ड या जमहूरी तरीक़ाकार अपनाने की कोशिश की थी। अयूब खान ने एक मोरी मेंबरी शुरू की थी, ज़ियाउल हक साहब ने नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन शुरू किए थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने PCO के ज़रिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ले आए थे। लेकिन उन अदवार में जब ये कदगन लगी तो तमाम पार्टीज़ पे लगी। ये पहले मरतबा ऐसा हुआ है कि अदालती फैसले के ज़रिए सिर्फ एक पार्टी है जिसको कहा गया है कि आप पार्टी की बुनियाद के ऊपर या पार्टी एफिलिएशन पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बाकी तमाम पार्टीज़ को इजाज़त है कि वो इलेक्शन लड़ें। जैसे आपने लोधरा में देखा, जैसे आपने इंशाल्लाह आप सरगोदा में देखेंगी, जैसे आपने जलसों में देखा, चाहे वो शेखुपुरा का है, चाहे वो जड़ांवाला का है, और चाहे वो पेशावर का है, तो हमें कभी उम्मीद है कि इसके बावजूद, जैसा कि आज भी हमारे लोग इंडिपेंडेंटली जीतेंगे जिनको पार्टी सपोर्ट कर रही है, और उसके बाद वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। हम सुना है कि 64 लोगों की लिस्ट है, 46 लोगों की लिस्ट है, लेकिन अभी तक तो पार्टी के टूटने का या उसमें कोई फ्रैक्चर आने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा तमाम रिजल्ट से। ठीक है, नून लीग के रीजंस कुछ और हैं जो वो सपोर्ट कर रही है कि सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त होने चाहिए। इमरान खान साहब की पार्टी के उनकी रीजंस कुछ और हैं जिसकी बुना पे वो कहते हैं कि बराह रास्त इंतखाब होने चाहिए। नहीं, वो भी पैसे के देखिए वो भी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं अगर नईम साहब इजाजत दें तो एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ हम पार्टी जो है ना वो इसको सपोर्ट नहीं करती, मेरा ये जाती ख्याल है। और ठीक है, हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं और हम इमरान खान साहब जो है वो नून लीग पे इल्जाम लगाते हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी पे पैसे देने का इल्जाम लगाती है। सो द बक कीप्स ऑन मूविंग टू अदर पार्टीज। नईमुल हक साहब, नय्यर बुखारी साहब आपकी तरफ भी मैं आऊंगी। नईमुल हक साहब, मुसद्दिक मलिक साहब की बात आपने सुन ली, नय्यर बुखारी साहब की बात आपने सुन ली, सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त, और खासतौर पर जो आज पंजाब असेंबली में हुआ है, आपकी उम्मीदवार के 38 वोट जबकि उसके मुकाबले में नून लीग के 298। तो आप समझते हैं कि ये 3 मार्च से पहले का एक्शन रिप्ले है, एक हल्का सा टीजर है ये? देखिए, जैसा कि मुसद्दिक अभी कह रहे थे और उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि काफी तब्दीलियों की जरूरत है। हमारा जो सियासी निज़ाम है, हमारा जो आइन है जो सन 73 में फ्रेम किया गया था, उसके बाद इसमें तरमीम जो लाई गई थी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी जो एक पस मंजर है, एक सियासी माहौल है, उस को सामने रखते हुए हमारे आइन में बेशुमार तब्दीलियों की जरूरत है ताकि आइन सही मानों में पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की अक्कासी कर सके और जमहूरी इक़्तिदार हैं वो सही मानों में, मैं समझता हूँ उनको सामने आना चाहिए। सेनेट के जो बराह रास्त इलेक्शन हैं या जिस तरीके मौजूदा इलेक्शन हो रहे हैं, यकीनी तौर पर कोई भी, मैं समझता हूँ कि जो महबूल वतन अनासर हैं और ये तमाम बड़ी पार्टीज जो हैं वो, जैसे कि अभी मुसद्दिक ने भी उन्होंने बताया, मैं समझता हूँ कि सेनेट के अगर बराह रास्त इलेक्शन हो, सेनेट के इख्तियारात में भी कुछ तब्दीली लाई जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा एक जमहूरी इस्तेहकाम के लिए। पाकिस्तान के आइन में बेशुमार ऐसी कमजोरियां हैं, ऐसी खामियां हैं जो वक्तन फौक्तन बदलने की जरूरत रही है। अब शायद वक्त आ गया है कि मजमूई तौर पर आइंदा होने वाली मुंतखब जो कौमी असम्बली है उसमें तमाम बड़ी जो जमातें हैं वो इत्तफाक राय से इस आइन में वो जो मौजूदा अहद के तकाज़ों को पूरा करती हो। तो इसलिए मैं मुसद्दिक उन्होंने जो बातें की मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी तब्दीली लाने की जरूरत है जिससे पूरा जमहूरी जो माहौल है वो बेहतर हो जाए, जमहूरी इक़्तिदार बेहतर हो जाए, क्योंकि ये निज़ाम की कमजोरी होती है जो इंसान को गलत काम करने पे मजबूर कर देती है। जब निज़ाम की कमजोरियां हटा दी जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि इंसान जो गलत काम की तरफ जो राग़िब होता है वो भी, उसके रास्ते भी महदूद या कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। ठीक, वेरी वैलिड पॉइंट पे आपको इंटरप्ट करूंगी, लेकिन एक ब्रेक लेने के बाद जब हम वापस आएंगे तो नय्यर बुखारी साहब ऐड करना चाह रहे हैं, स्पेशली उस पर बात करेंगे। एंड देन बन्नी गाला, जाली एनओसी, इमरान खान साहब का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में वक्त मांग लिया है, जवाब मांग लिया है, और भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट से बात करेंगे। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसके अलावा दीगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर भी बात करेंगे। लेकिन नय्यर बुखारी साहब पहले इस मामले पे कमेंट करना चाह रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात होने चाहिए या इसी तरह मौजूदा प्रोसीजर के तहत। जी नय्यर बुखारी साहब। देखिए, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी हर 3 साल बाद होते हैं, तो इस किस्म की खबरें भी चलती हैं, एक्विजिशंस भी होती हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बराह रास्त वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है सेनेट के लिए, उनके मेंबरान पे एक बराह रास्त एक इल्ज़ाम आ जाता है, और लेकिन किसी ने कोई कंक्रीट एविडेंस के साथ जो प्रॉपर फोरम्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या ट्रिब्यूनल्स हैं, उनमें कभी कोई गया नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं वो अंडर ऑब्लिगेशन होते हैं मॉरली के वो अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करें। इलेक्शन जो बराह रास्त करेंगे, देखिए आप अपर हाउस बना इसीलिए था कि जो स्मॉलर फेडरेटिंग यूनिट्स है उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। बायकैमरल जब ये लेजिस्लेचर आई तो अब उस पर आपको उसको फिस्कल पावर्स के अलावा से चीफ एग्जीक्यूटिव के इलेक्शन के हवाले से भी आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, या इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे विद इन पार्लियामेंट डेलिब्रेशंस होनी चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए कि इस किस्म के जो इल्जामात लगते हैं उनसे निकलने का क्या रास्ता अख्तियार किया जाए। और मैं ये समझता हूँ उस पर और ऑप्शंस पे भी गौर करना चाहिए कि मसलन आर्टिकल 63A है, उसमें भी ये प्रोविजन डाली जा सकती हैं। उसमें भी एक प्रोविजन आ सकती है कि इलेक्शन का जो प्रोसीजर है सेनेट का कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल जो है उसमें भी बाय शो ऑफ हैंड्स हो सकता है, ताकि अगर कोई शख्स पार्टी पॉलिसी से डेविएट करता है तो वोट डालता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन पार्टी हेड भी सीक कर सकता है। तो दिस नीड्स इट टू बी डिबेटेड इन दी पार्लियामेंट और बेहतरी की तरफ हमें पेशकदमी बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। नईमुल हक साहब आपकी तरफ आऊंगी। बनी गाला के तामीरात, इमरान खान साहब का मुबैना जाली एनओसी, सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में जवाब मांग लिया है। इमरान खान साहब क्या जवाब सबमिट करवाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, पीटीआई ने भी जलसों का, मुल्कगीर जलसों का ऐलान कर दिया है। क्या इसकी वजह ये सोशल मीडिया कन्वेंशंस का, क्या इसकी वजह यह है कि मरियम नवाज जो सोशल मीडिया कन्वेंशंस कर रही हैं और नून लीग अपेरेंटली खासे पावरफुल, खासे अच्छे जलसे कर रही है मुल्क भर में? देखिए, सबसे पहले तो बनी गाला में मैं वहां खुद रहता हूं और अभी वहां पर जहां तक मेरे इल्म में है कि वहां पर मकानात बनाने के लिए किसी सीडीए के या किसी और अथॉरिटी के नक्शों के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ठीक। अमल इल्जाम एनओसी का किसने लगाया? मैं असल में इस्लामाबाद में हूँ नहीं, तो बाबर रवान साहब ने जो दस्तावेजात दाखिल की हैं कि ये एनओसी को जाली कहना या झूठा कहना, ये इल्जाम किसने लगाया ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। जहां तक मेरे सर, ये सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल हैं वहीं के, जो कि उस साल में थे वहां पर। और अगर मान ली जाए, अगर मान ली जाए बात कि वहां पर तामीरात के लिए कोई नक्शा, कोई एनओसी नहीं दरकार था, तो सिंपल यही बात सुप्रीम कोर्ट में कह दी जाती, फिर वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की उसी के हवाले से आप कह रहे हैं कि एनओसी की जरूरत नहीं। इस बारे में क्योंकि मैं वाकिफ नहीं हूँ, बाबर रवान साहब बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मगर मैं एक आपको बात बता दूं कि इमरान खान को मैं 35 साल से जानता हूँ और ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कभी भी किसी किस्म का उनकी जानिब से कोई जाली डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसका फैसला कोर्ट कर दिया जाए, और क्योंकि इसके अलावा इस वक्त मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं तकरीबन छुट्टी पर हूँ, इसलिए मैं इस पर मजीद रोशनी नहीं डाल सकूंगा। मगर ये है कि वहां पर मुझे पूरा यकीन है कि ये जो इल्जाम लगाया गया है ये झूठा है। एनओसी के बारे में क्योंकि मुझे सही तौर पर इल्म नहीं है कि वो कौन सा एनओसी है जो दाखिल किया गया है, इसलिए उस पर मैं मजीद कुछ इस वक्त कहूंगा नहीं। मगर बाबर रवान साहब ने इसकी वजाहत कर भी दी है। और मेरा दूसरा सवाल जो है आपसे वो हवाले से था कि आपने समझते हैं कि पीटीआई दीगर मामलात में काफी उलझी रही है पिछले 1 साल के दौरान, और इंतखाबी जलसों की तरफ आप की तवज्जो इतनी ज्यादा नहीं रही, खासतौर पे लोधरा की एक बहुत बड़ी शिकस्त के बाद, और फिर 17 जनवरी का जो अपोजिशन का एक नाकाम शो हुआ। देखिए, दिसंबर के महीने में इमरान खान साहब ने कुछ 10-15
जलसे किए थे पूरे पंजाब में और सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा में, और वो हमारी इलेक्शन मुहिम का आगाज था। अब हम उसका दूसरा फेज शुरू कर रहे हैं क्योंकि 6-7 महीने में इंशाल्लाह इंतखाबात हो जाएंगे और आप देखेंगे कि बावजूद इसके कि बाई इलेक्शन में नताइज हमारे हक में नहीं आए, हम समझते हैं कि हमारा ये एक बुनियादी फर्ज है कि इलेक्शन के इस साल में हम अपनी जो ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, वो अवाम तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। इस सिलसिले में आप देखेंगे कि अब एक नया आगाज हो रहा है इमरान खान साहब के दौरों का, वो हकीकतन समझ लीजिए अब आम इंतखाबात तक ही चलेगा और शायद रमजान में उसका कोई एक तात्तुल लाए, मगर उससे पहले इन जलसों में एक बाकायदा तसलसल जो है वो बरकरार रहेगा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, नवाज शरीफ साहब को नाअहल करवा दिया इमरान खान साहब ने, अब वो शहबाज शरीफ साहब के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। उन्होंने ये भी ट्वीट कर दिया कि जी शहबाज शरीफ, जिसमें उन्होंने मेट्रो मंसूबे का जिक्र किया, फैसल सुबहान का मामला जिसपे शहबाज शरीफ साहब ने आज बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। आप नहीं समझते कि अब जबकि वो कायम मकाम सदर बन गए हैं, इलेक्शन ईयर में आप लोग जा रहे हैं और शहबाज शरीफ की करप्शन ये आप लोगों के लिए बहुत डैमेजिंग हो सकता है इलेक्शन ईयर में? देखिए, बात तो बिल्कुल वही है जो अभी नईमुल हक साहब कह रहे थे कि नहीं तो वो तो साबित करने से होगी, इल्ज़ाम लगाने से तो होगी नहीं। और अगर ये भी केस ऐसा ही निकला जिसमें पैनामा से बात शुरू हुई और आखिर कि आपने अपने बेटे से एक इकामा के ऊपर पैसे नहीं लिए, आपको ले लेने चाहिए थे, ले लेते तो शायद हम आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करते, मगर अब आपने क्योंकि बेटे की कंपनी से पैसे नहीं लिए तो आप डिस्क्वालीफाइड हैं, आप सादिक और अमीन नहीं रहे। अगर ये तमाम इल्ज़ाम तराशी की दास्तान जो है वो वहीं पे जाकर ख़त्म होनी है तो फिर ये अफसोस का मुकाम है, बिकॉज इससे एक तासुर दिया जाता है कि कुछ ऐसी PMLN को तन्हा करने की, जिसमें पहले वज़ीर आज़म को निकाला गया, फिर नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से हटाया गया, अब शहबाज शरीफ साहब को टारगेट किया जा रहा है और उसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को टारगेट किया जा रहा है और इकामा के सिलसिले को और एहसन इकबाल साहब को टारगेट किया जा रहा है और उसके अलावा जो लोग ज़्यादा टेलीविज़न पे बोलते थे उनको हद के इज़्ज़त में बुलाया गया है। तो लगता है ऐसे है कि इस वक्त सब लोग जो हैं वो बस जो बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर दें और जो पार्टी को आगे चला सकते हैं वो पार्टी को आगे चलाने से कतराएं, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ामात की बारिश हो और एक तलवार हो के उनकी गर्दन काट दी जाएगी। इस तरह का कोई तासुर नहीं। इंसाफ होना भी चाहिए, इंसाफ होता हुआ दिखना भी चाहिए और इंसाफ जो है वो मटीरियल होना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि अगर कुछ इंसाफ मटीरियल होगा और इसकी हर चीज़ की तहकीक आप जिसकी करना चाहें कर लें। ये जो आपने भी केस इस पे कल बड़ी लंबी हमने बहस की है। हमने सफ़ीर जो चाइना के हैं उनकी ट्वीट दिखाई जिसमें उन्होंने कहा कि इस नाम की कंपनी जो चीनी है उसने आज तक पाकिस्तान में काम नहीं किया। और फिर हमने ये भी बताया कि वो यहाँ पे जिस कंपनी का कैपिटल कंस्ट्रक्शन का नाम लेते हैं वो एक होक्स कंपनी है। वो साहब उन्होंने टीवी पे आके एक बयान दे दिया, यानी टीवी के एक बयान के ऊपर आप जो चीन है उसकी SECP का जो रिटन मुकदमा है वो नहीं पढ़ रहे, जो हमारी SECP ने लिखा है वो नहीं पढ़ रहे, जो उनके सफीर कह रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे। स्टॉक जो है एक सर SECP ये भी एडमिट कर रही है कि फैसल सुबहान का इंटरव्यू था। अब इसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मगर फैसल सुबहान साहब जी, मैं वही जी आप बोलिए, मुसद्दिक साहब बोलिए, कंप्लीट कर लें बात। नहीं, मैं आपको यही कहने लगा था कि आप फैसल सुबहान साहब देखिए, अगर मैं इस वक्त आपके के एक बयान दे दूं और कह दूं कि ये इन साहब के पैसे हैं तो उससे क्या इल्जाम हो जाएगा? वो आए, सामने आए, वो उन्होंने एक दफा बयान दिया है। आप कह रही हैं कि चीनी हुकूमत भी गलत कह रही है, हमारी SECP भी गलत कह रही है, लेकिन एक फैसल सुबहान साहब का बयान है तो बिल्कुल ये मैं नहीं कह रहे, ये दो सवालात हैं जी, मेरा मैं नहीं कह रही जी, मेरा भी नहीं, मेरा भी मकसद ये नहीं था कि मैं आपका नाम लूं, मैं माफी चाहता हूं। नैयर बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी अब जबकि हम सिर्फ 2-3 महीने दूर हैं आम इंतखाबात से, अभी तक वाज़ेह नजर नहीं आती, सिवाय इसके कि जरदारी साहब का बयानिया, बिलावल भुट्टो साहब का बयानिया एंटी नवाज है। इसके अलावा हमें पीपल्स पार्टी की इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी इस वक्त वाज़ेह नजर नहीं। तो रिजा, मैं एक बात पे कमेंट करना चाहता हूं, जो आपने बनीगाला इशू रेज किया और नईमुल हक साहब उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में बहुत सारी बातें नहीं है।
मैं क्योंकि ओरिजिनल इनहेबिटेंट हूँ इस्लामाबाद का, और मुझे इस्लामाबाद की ये सीडी लेजिस्लेशन है, जो लॉज हैं, उसके बारे में ज़रूर इल्म है। और जो मैंने आज अखबारात में पढ़ा कि जो डॉक्यूमेंट फर्निश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और क्योंकि अक्रॉस द रिवर ये इनका घर है, यहाँ नईमुल हक साहब रहते हैं या इमरान खान साहब रहते हैं, और इस साइड पे मेरा गांव है जो पिछले 200 साल पुराना आबाद है वहाँ पे। ये इशू स्टार्ट कैसे हुआ? ये इमरान साहब ने खुद एक पिटीशन मूव की बनीगाला के लोगों के खिलाफ कि ये हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे थे। दैट इज द वे इट स्टार्टेड, यू नो। और अल्टीमेटली ये बात वहां पहुंची। देखिए, इसके सीडीए के लॉस बड़े पुराने लॉस थे कि जी इसके सीडीए की जो कैपिटल साइट में कंस्ट्रक्शन है या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जो कंस्ट्रक्शन है, तो एक पुराना लॉ था MLR 82 का था, उसके बाद प्रोवाइडेड था कि क्या पेनल्टीज हैं। फिर लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस 1979 में आ गया, जहां पे रूरल एरिया में लोकल बॉडीज, वहां पे यूनियन काउंसिल्स के पास इख्तियार था कि वो मुकामी सतह पे नक्शे अप्रूव करें। तो मैंने जो अखबार में पढ़ा कि जो चेयरमैन उस वक्त 92 से 97 तक थे, उसका कोई सर्टिफिकेट, और उसने डिनाई किया। उसने ये अखबार में मैंने पढ़ा कि साइन मेरे हैं, लेकिन बात यह है कि 97 के बाद लोकल बॉडीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इस्लामाबाद में, चेयरमैन यूनियन काउंसिल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और अगर उस वक्त इन्होंने, तो ये देख लीजिए रिकॉर्ड कि इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी प्रोबेबली आके 2002 या 3 में, तो जब प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं थी तो फिर ये नक्शा कहां से अप्रूव करा, या एनओसी कहां से चली? इशू टू बी टेकन अप एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। As far it is concerned, बिल्कुल ठीक। As far it is concerned, you know, बल्कि ये भी बात करा दूं कि इमरान खान साहब मेरे खिलाफ भी 2010 में सुप्रीम कोर्ट 11 में गए थे कि नहीं, मेरा गांव है, मलपुर नाम है, 56,000 कनाल हमारी जमीन सीडीए ने एक्वायर की है और हमारी आबादी आज भी वहां बैठी है। सीडीए के साथ हमारे इश्यूज हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि नैयर बुखारी कोई एनक्रोचर नहीं है, लैंड ग्रैबर नहीं है, हमारी तो जमीन है वहां पे, और सीडीए के साथ हमारे मामला चल रहे हैं। थर्डली जो आपने कहा पोलिटिकल प्रोसेस, वेरी वैलिड पॉइंट। पीपल्स पार्टी की क्यादत ऑब्वियसली ये आने वाले इंतखाबात है। हमने 2013 के इंतखाबात को आरओज का इलेक्शन कहा था, और अब वो आरओज का इलेक्शन नहीं होगा। उस वक्त के चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी सामने है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इंतखाबात में अपना शेयर जो है वो बिल्कुल लेंगे और हुकूमत भी इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, नईमुल हक साहब। ये था आज का प्रोग्राम। देखने आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।